किसी भी कंट्री में जो सेंट्रल बैंक होती है उसका काम होता है टू डिवाइस मॉनेटरी पॉलिसीज, राइट। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में हमारे पास आरबीआई है, हमारी सेंट्रल बैंक। या अगर हम यूएस की बात करें तो हमारे पास वहाँ पे फेड है, सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक का काम होता है मॉनेटरी पॉलिसीज को डिजाइन करना। अब सेंट्रल बैंक ये किस प्रोसेस के थ्रू करती है, वो प्रोसेस होता है इंटरेस्ट रेट को रेगुलेट करना। तो सेंट्रल बैंक का काम होता है इंटरेस्ट रेट को रेगुलेट करना। अब जब सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट को रेगुलेट करती है तो इंटरेस्ट रेट हमारे लिए एक बहुत प्राइमरी टूल की तरह काम करता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ही डिटरमाइन करता है कि हमारी मॉनेटरी पॉलिसीज किस डायरेक्शन में वर्क करेंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी कंट्री में इन्फ्लेशन बहुत हाई है, अगर इन्फ्लेशन हाई है इसका मतलब है कि प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं। कंट्री में प्राइसेस इंक्रीज होने का क्या मतलब है कि लोग ज़्यादा मनी डिमांड करेंगे। और मनी सप्लाई हमारी कंट्री में फिक्स्ड होती है। मनी डिमांड बहुत हाई है बट मनी सप्लाई अगर मेरे पास अभी फिक्स्ड है, मनी सप्लाई सेंट्रल बैंक चेंज नहीं कर रही है, तो ऐसे सिचुएशन में जब मनी डिमांड बहुत हाई होती है बट मनी सप्लाई फिक्स्ड है, इस सिचुएशन में सेंट्रल बैंक का काम होता है टू इंक्रीज इंटरेस्ट रेट। अगर सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करती है तो लोगों के पास एक इंसेंटिव क्रिएट होता है कि वो मनी डिमांड को रिड्यूस करें और वो अपना मनी जो है वो जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं या बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं। तो मनी डिमांड इंटरेस्ट रेट के इंक्रीज होने से मनी डिमांड जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि लोग अपने हाथ में, पीपल जस्ट डोंट वांट टू होल्ड एनी मोर मनी, वो मनी को होल्ड नहीं करना चाहते, ठीक है। या ये हमने देखा कि क्या होता है जब इन्फ्लेशन होता है कंट्री में। अगर हम एग्जाम्पल कंसिडर करें कि क्या होगा जब मेरे पास अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी हाई होगा। अगर किसी भी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई होता है, इसका मतलब है कि मेरे पास इन्फ्लेशन बहुत लो होगा, क्योंकि लोगों के पास नौकरी नहीं है, दे डोंट हैव इनफ मनी टू स्पेंड, परचेजिंग पावर नहीं है। इसकी वजह से डिमांड भी नहीं है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बहुत कम है। तो जब इन्फ्लेशन कम होता है तो सेंट्रल बैंक हैज़ टू रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट, और जब सेंट्रल बैंक रिड्यूस करती है इंटरेस्ट रेट को, इससे बोरोइंग इंकरेज होता है। पीपल बोरो मनी, और जब बोरोइंग होती है किसी भी इकोनॉमी में, दिस हेल्प्स टू स्टिमुलेट द इकोनॉमी। वहाँ से इकोनॉमी स्टिमुलेट होती है और फिर फर्म्स हायर करना चालू करती हैं, डिमांड इंक्रीज होता है और स्लोली ये जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो कम हो जाती है। सो वी मूव फ्रॉम अनएम्प्लॉयमेंट टुवर्ड्स एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। उसके बाद ये तो हमें समझ में आ गया कि इंटरेस्ट रेट कैसे काम करता है एज अ प्राइमरी टूल, एंड सेंट्रल बैंक का रोल क्या है। अब टेलर्स रूल क्या है, टेलर्स रूल पे आ जाते हैं। टेलर्स रूल, सो टेलर्स रूल वाज डेवलप्ड बाय जॉन बी टेलर, एंड ही वाज अ स्टूडेंट एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये बताया है कि सेंट्रल बैंक किस तरह से नॉमिनल इंटरेस्ट रेट को सेट करती है। ये दो चीज़ों के रिस्पॉन्स में सेट करती है इंटरेस्ट रेट को। पहला मेरे पास जो कंसिडरेशन में होता है वो होता है इन्फ्लेशन, वी हैव टू कंसिडर इन्फ्लेशन। और सेकंड जो मेरे पास होता है वो होता है आउटपुट गैप। इन्फ्लेशन एंड आउटपुट गैप के बेसिस पे सेंट्रल बैंक जो है वो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट को सेट करती है। तो ये दो चीजें सेंट्रल बैंक कंसिडर करती है, फर्स्ट इज इन्फ्लेशन, सेकंड इज आउटपुट गैप। सो आई एम जस्ट गोइंग टू राइट द टेलर्स फॉर्मूला हियर। तो ये है हमारा टेलर्स फॉर्मूला। अब इसको देख के हमें पैनिक नहीं करना है, हम इसको बहुत इजी वर्ड्स में ब्रेक डाउन करने वाले हैं। सबसे पहले आ जाते हैं कि मेरे पास ये क्या है, आई टी। सो दिस मीन्स दैट दिस इज माई नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। और मैंने क्या बताया था अभी कि सेंट्रल बैंक इज ट्राइंग टू कंट्रोल द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। सेंट्रल बैंक क्या सेट करती है, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट सेट करती है। सो दिस इज द समथिंग दैट द सेंट्रल बैंक इज ट्राइंग टू सेट, राइट। तो ये मेरा नॉमिनल इंटरेस्ट रेट हो गया। टॉकिंग अबाउट व्हाट इज आर स्टार, सो आर स्टार इज माई नेचुरल real interest rate. This is my natural real interest rate. Now we all know the relationship between real interest rate and nominal interest rate. और वो क्या होता है, real interest rate is equal to nominal interest rate minus inflation rate, राइट। सो ये मेरा रिलेशनशिप होता है रियल इंटरेस्ट रेट और नॉमिनल इंटरेस्ट रेट के बीच में। रियल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन रेट। नाउ व्हाट डज इट मीन, दैट रियल इंटरेस्ट रेट वो इंटरेस्ट रेट होता है जब मेरी इकोनॉमी जो होती है, मेरी इकोनॉमी होती है एट फुल एम्प्लॉयमेंट, मेरी इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे होती है, और जो मेरा इन्फ्लेशन होता है दैट इज एट द टारगेट रेट। इन्फ्लेशन मेरा टारगेट रेट पे होता है। जब मेरी इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे होगी और जब मेरा इन्फ्लेशन टारगेट रेट पे होगा, उस टाइम जब जो मेरा इंटरेस्ट रेट होगा वो नेचुरल रियल इंटरेस्ट रेट होता है, ठीक है। और टेलर अप्रोक्सीमेशन में स्टैंडर्ड जो हम रियल इंटरेस्ट रेट को लेते हैं वो लेते हैं 2%, ठीक है। नाउ कमिंग टू, हमने ये देख लिया कि आई टी क्या होता है और एट द टाइम पीरियड टी, एंड आर स्टार क्या होता है। नाउ कमिंग टू व्हाट इज दिस पाई टी। So this is my current inflation rate at the period t, right? So t मेरा current time period है, तो this is pi t is my current inflation rate. ऑलराइट, ये हमको याद रखना है कि पाई टी इज माई करंट इन्फ्लेशन रेट, मतलब अभी एक्चुअली एट दिस पॉइंट इन्फ्लेशन क्या है। टॉकिंग अबाउट व्हाट इज पाई स्टार,
एज वी कैन सी हियर, यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट कॉम्पोनेंट है वो है पाई स्टार. सो दिस इज माई टारगेट इन्फ्लेशन रेट. आई वॉन्ट माई इन्फ्लेशन रेट टू बी दिस. तो ये मेरा टारगेट इन्फ्लेशन रेट है. ठीक है, सेंट्रल बैंक चाहती है कि पाई स्टार जो है वो मेरा इन्फ्लेशन रेट हो इकोनॉमी में. ठीक है, नेक्स्ट वी कैन सी कि यहाँ पे हमने इसका गैप लिया है ना, ऑफ माई करंट इन्फ्लेशन रेट एंड माई टारगेटेड इन्फ्लेशन रेट. इसका हमने गैप कंसिडर किया है. सो व्हाट डज दिस गैप मीन? पाई टी माइनस पाई स्टार का मेरे पास मतलब होता है दिस इज माई इन्फ्लेशन गैप. इन्फ्लेशन गैप हमें ये बताता है दैट हाउ फार एक्चुअल इन्फ्लेशन इज फ्रॉम द टारगेट. हाउ फार एक्चुअल इन्फ्लेशन इज फ्रॉम द टारगेट, ये हमें बताता है इन्फ्लेशन गैप. तो इन्फ्लेशन गैप हमने यहाँ पे कंसिडर किया है. अगर मेरे पास इन्फ्लेशन गैप पॉजिटिव है, इफ माई इन्फ्लेशन गैप इज पॉजिटिव, दिस मीन्स कि मेरे पास यहाँ पे ये सिचुएशन होगी कि मेरा करंट इन्फ्लेशन जो है ये मेरे टारगेट इन्फ्लेशन से ज़्यादा है, इसीलिए मेरा जो इन्फ्लेशन गैप है वो पॉजिटिव है. ठीक है, तो इन्फ्लेशन अभी टारगेट से ऊपर है. ठीक है, सो वी नीड टू वर्क ऑन दैट. और अगर मेरा इन्फ्लेशन गैप जो है अगर ये नेगेटिव होता है, दिस मीन्स दैट माई करंट इन्फ्लेशन इज लेस देन माई टारगेटेड इन्फ्लेशन, विच इज अ गुड सिचुएशन फॉर अस, राइट. ओके, सो हमने इन्फ्लेशन गैप कंसिडर कर लिया. अगर हम यहाँ पे देखेंगे, दिस इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय अ कोएफिशिएंट विच इज अल्फा, राइट. सो ये कोएफिशिएंट हमें क्या बताता है? यूजुअली जब हम टेलर अप्रोक्सीमेशन लेते हैं, लेट्स से कि मेरे पास ये कोएफिशिएंट होता है 0.5 और मेरा यहाँ पे आ जाता है इन्फ्लेशन गैप. तो व्हाट वुड दिस 0.5 एक्चुअली टेल अस? ठीक है, तो सेंट्रल बैंक जो इन्फ्लेशन रेट सेट करती है, मैंने क्या बताया, वो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट सेटअप करती है. ठीक है, अगर नॉमिनल इंटरेस्ट रेट सेटअप करती है तो वो इन्फ्लेशन गैप को वन ऑन वन रिस्पॉन्ड नहीं करती. देखो यहाँ पे वो 0.5 के मल्टीपल से रिस्पॉन्ड कर रही है टू दी आउटपुट गैप, नॉट रिस्पॉन्डिंग इट बाय द मल्टीपल ऑफ 1, है ना. यहाँ पे 0.5 के मल्टीपल से द सेंट्रल बैंक इज रिस्पॉन्डिंग टू द इन्फ्लेशन गैप. ठीक है, दिस मीन्स दैट फॉर एवरी 1% इन्फ्लेशन दैट इज अबव द टारगेट, राइट. अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू 1% होगी, अगर 1% भी इन्फ्लेशन जो होगा अबव होगा देन द टारगेट, इस सिचुएशन में क्या होगा? इस सिचुएशन में द सेंट्रल बैंक विल रेज द इंटरेस्ट रेट बाय एन एडिशनल, कितने से? 0.5% से. बाय एन एडिशनल 0.5% से द सेंट्रल बैंक इज गोइंग टू इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट. सो इस कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि 1% इन्फ्लेशन अगर टारगेट से ऊपर होगा तो हम वन ऑन वन रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, वी आर गोइंग टू इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट बाय एन एडिशनल 0.5%. मतलब 1% तो मेरा इन्फ्लेशन अबव है देन द टारगेट, देन आई एम ऑल्सो गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस. तो मेरे पास 0.5 में मैं मल्टीपल भी लूंगी तो मेरे पास जो टोटल इंक्रीज होगा इन इंटरेस्ट रेट दैट इज गोइंग टू बी 1.5% एंड नॉट 1%. तो अगर मेरे पास इन्फ्लेशन 1% से इंक्रीज होता है, सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करती है 1.5% से. कमिंग टू द नेक्स्ट कॉम्पोनेंट नाउ, यहाँ पे जो हम नेक्स्ट कॉम्पोनेंट देख सकते हैं, ये कॉम्पोनेंट है मेरे पास. दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ कि ये कॉम्पोनेंट क्या बताना चाहता है. सो वी हैड वाई टी माइनस वाई टी स्टार डिवाइडेड बाय वाई टी स्टार. दिस इज माई आउटपुट गैप. ये क्या है? आउटपुट गैप है, जहां पे मेरे पास वाई टी जो है, वाई टी इज माई करंट जीडीपी, है ना. वाई टी इज माई करंट जीडीपी एंड व्हाट इज वाई टी स्टार सजेस्टिंग? दिस इज माई पोटेंशियल जीडीपी. पोटेंशियल जीडीपी आई कैन हैव जब मेरे पास जो एम्प्लॉयमेंट होगी दैट विल बी एट इट्स नेचुरल रेट, राइट. व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट विल बी एट इट्स नेचुरल रेट, तब जो जीडीपी मेरे पास होता है दैट इज माई पोटेंशियल जीडीपी. ठीक है, पोटेंशियल जीडीपी क्या होता है? पोटेंशियल जीडीपी इज बेसिकली व्हाट द इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस अगर हम फुल एम्प्लॉयमेंट पे हों. तो यहाँ पे भी मेरा आउटपुट गैप इज ऑल्सो गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय अ कोफिशिएंट विच इज बीटा, राइट. तो अगर हम बीटा की वैल्यू 0.5 कंसिडर करेंगे तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि जब भी 1% भी अगर इकोनॉमी जो होगी वो अपने पोटेंशियल के अबव होगी, मतलब जो मेरा पोटेंशियल जीडीपी है, मेरा जो पोटेंशियल जीडीपी है और जो मेरा एक्चुअल जीडीपी है, अगर इसके गैप में इफ देर इज जस्ट 1% का भी डिफरेंस, तो सेंट्रल बैंक जो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेगी वो 1 के मल्टीपल से नहीं करेगी, वो 0.5 एडिशनल टू 1 के मल्टीपल से इंक्रीज करेगी. तो जस्ट लाइक वी डिड फॉर इन्फ्लेशन गैप, आउटपुट गैप के लिए भी वन ऑन वन इंक्रीज नहीं करती है जो सेंट्रल बैंक होती है. ठीक है, नाउ एज क्यूरियस इकोनॉमिक स्टूडेंट यू ऑल शुड थिंक यहाँ पे कि हम यहाँ पे रियल इंटरेस्ट रेट को फैक्टर इन क्यों कर रहे हैं. अपने टेलर्स फॉर्मूला में हम रियल इंटरेस्ट रेट को कंसिडर क्यों करते हैं? तो रियल इंटरेस्ट रेट का रिलेशन जैसे हमें पता है कि ये नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस माई इन्फ्लेशन होता है ना. ये रिलेशनशिप होता है रियल इंटरेस्ट रेट में और नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में. तो लेट्स से कि अगर इन्फ्लेशन 5% है और सेंट्रल बैंक ने नॉमिनल इंटरेस्ट रेट सेटअप किया है 2% पे, तो मेरा जो
रियल इंटरेस्ट रेट है दैट वुड बी -3%, है ना. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फिशर इफेक्ट. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज फिशर इफेक्ट, राइट. So Fisher effect tells us that nominal rate moves one for one with inflation just to keep the real interest rate constant. We need to keep the real interest rate constant, and that is the reason nominal rate moves one for one with inflation, right? तो इन्फ्लेशन गैप हमने यहाँ पे क्यों ऐड किया? इन्फ्लेशन गैप जो हमारे पास था, माई इन्फ्लेशन गैप वॉज दिस वॉज माई इन्फ्लेशन गैप, राइट. तो इन्फ्लेशन गैप हम इसीलिए ऐड करते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर इन्फ्लेशन गैप लेट्स से 1 पॉइंट अबव है देन माई टारगेट, द बैंक शुड increase my interest rate by 1.5 points. दिस इज वॉट वी हैव डिस्कस्ड. तो सवाल ये है यहाँ पे कि अगर हम नॉमिनल इंटरेस्ट रेट को ही टारगेट करते हैं, तो अगर इन्फ्लेशन 1 पॉइंट इंक्रीज हुआ है अबव टारगेट, तो वाई कांट वी इंक्रीज आर इंटरेस्ट रेट ऑल्सो बाय 1 पॉइंट? This is called as my Taylor's principle. This is my Taylor principle, right? That when my inflation is 1 point above target, the central bank is increasing the interest rate by 1.5 points, and this is my Taylor principle. Now let me give you an example. ठीक है, अगर मेरे पास real rate is equal to nominal rate minus the inflation rate, and let us suppose some values. So for example, my nominal interest rate is, let's say, 5%, and my inflation rate is 3%. So my real interest rate is going to be 2%, right? But if my inflation, let's say, increases to 4%, by 1% my inflation is getting increased here. So if the central bank increased only the focused only on the nominal interest rate, and let's say it increased the nominal interest rate to 6%, then also my gap is going to remain the same, and it is going to be 2%. So if my real interest rate is constant only, if I increase just my nominal interest rate by 1 point here, right? I'm just increasing it one for one, because my inflation went from 3 to 4 by 1%. I'm also increasing my nominal interest rate from 5 to 6, which is exactly 1%. But that is keeping my real interest constant, which is not going to help me. If my real interest rate is constant, then it is not going to help my economy. That is the reason we don't increase it for one on one, we increase it from 1.5%. ठीक है. So I hope this is clear now कि हम 1% से क्यों नहीं करते. So if we think about it intuitively, हम जब 1.5 पॉइंट से 1% इन्फ्लेशन गैप अगर हम 1.5 पॉइंट से इंक्रीज करते हैं इंटरेस्ट रेट को, वी कैन ऑल्सो ब्रेक इट डाउन. ठीक है. इफ वी ब्रेक इट डाउन, विल सी समथिंग वेरी ब्यूटिफुल कि जो 1.5 है, वी कैन डिवाइड इट इन 1% एंड 0.5%, है ना. इसको हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं. इफ यू थिंक अबाउट इट, ये डिविजन करके हमें क्या अटेन होगा? तो जो ये 1% इंक्रीज यहाँ पे करेंगे ना, सबसे पहले जो हम 1% इंक्रीज करेंगे, ये तो है दिस 1 पॉइंट. I'll write it here. This 1 point is to compensate for inflation under the Fisher effect. ठीक है कि मेरा जो inflation है, that has increased by 1%. So I have increased my nominal interest rate by 1%. This 1 point is for Fisher effect. ठीक है, this we can do, but we just noticed that the real interest rate is going to be constant. So to compensate for the real interest rate, this 0.5% plays a huge role here, because this will compensate for the real interest rate. ठीक है, क्योंकि हम real interest rate को constant नहीं रख सकते. तो दिस 0.5% इज बेसिकली माई पॉलिसी रिस्पॉन्स. ये 0.5% मेरा पॉलिसी रिस्पॉन्स होता है. अगर मैं सिर्फ 1 पॉइंट से इंक्रीज करती, तो वो मेरा पॉलिसी कुछ इफेक्टिव होता ही नहीं. बट बिकॉज आई एम ऑल्सो इंक्रीजिंग इट, सॉरी, बाय 0.5%, दिस इज माई पॉलिसी रिस्पॉन्स राइट ह्योर. सो दिस इज वॉट द टेलर प्रिंसिपल इज ऑल अबाउट, राइट. हम वन ऑन वन इंक्रीज करेंगे अगर, तो मेरा रियल जो रेट है वो कांस्टेंट रहेगा, और क्योंकि मेरा रियल रेट कांस्टेंट रहेगा, तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी इन्फ्लेशन. ठीक है. सो दिस इज द इंटायर आइडिया. एंड कमिंग टू वाई वी एड द आउटपुट गैप. आउटपुट गैप को ऐड करना क्यों इंपॉर्टेंट है, इफ यू आर वंडरिंग दैट. तो आउटपुट गैप ये रोल प्ले करता है कि जब मेरा एक्चुअल जीडीपी जो होता है, एक्चुअल जीडीपी जब मेरा पोटेंशियल जीडीपी से ज़्यादा होता है, मतलब मेरी जो इकोनॉमी है, मेरी इकोनॉमी इज ओवर हीटिंग, बिकॉज माई एक्चुअल जीडीपी इज मोर देन माई पोटेंशियल जीडीपी. सो माई इकोनॉमी इज ओवर हीटिंग, राइट. इन दिस सिचुएशन माई अनएम्प्लॉयमेंट इज बिलो द नेचुरल रेट. मेरा जो अनएम्प्लॉयमेंट है, इट्स लेसर देन माई नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, राइट. सो बिकॉज पीपल हैव अ लॉट ऑफ मनी, उनके हाथ में पैसा है, बिकॉज दे हैव मोर जॉब्स, सो द इकोनॉमी इज हीटिंग, राइट. और जब इकोनॉमी हीट करती है, तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स स्टार्ट गेटिंग बिल्डेड अप. ठीक है. तो मेरी इकोनॉमी में अभी इन्फ्लेशन है, राइट. तो जब इन्फ्लेशन होगा, तो सेंट्रल बैंक शुड इंक्रीज माई रेट्स, एज वी ऑल नो, राइट. सो दिस इज वाई आउटपुट गैप इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक इन टू कंसिडरेशन, क्योंकि अगर हमें पता नहीं होगा whether my actual GDP is more or less than the potential GDP, we won't be able to take this factor into account, right? And also on the other hand, if my actual GDP was let's say less than my potential GDP, इस situation में क्या होता? इस situation में my
अनएम्प्लॉयमेंट वुड बी अबव द नेचुरल रेट, मेरा अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होता है नेचुरल रेट से, तो इस केस में सेंट्रल बैंक वुड हैव टू कट बैक ऑन द इंटरेस्ट रेट, और इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करना पड़ता ताकि वी कैन स्टिमुलेट द इकोनॉमी, राइट, इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करना पड़ता. दैट इज वाई आउटपुट गैप प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एंड इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड दैट एक्चुअल जीडीपी और पोटेंशियल जीडीपी के बीच का जो रिलेशनशिप होता है वो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड व्हाट माई nominal interest rate should be, that is set up by the central bank, right? Okay, so now let us solve the exact questions from our PYQs. So coming to this question first, I hope you all will be able to do this question because we have just discussed the Taylor rule and how is it is set by the central bank. So we can all do this, and we have also discussed this part, that how is this rules rate set when unemployment is above its natural rate. We have done this via the output gap, right? The output gap helps us to decide what will be the situation when the unemployment will be above the natural rate. So you will be able to do this question. We should focus on solving question number 3. This is a very important question, right? So this question tells us that explain the Taylor's rule for the central bank to set the nominal interest rate. This part we all can do, right? Then using this rule, find the value of nominal interest rate. This is what we have to find, क्योंकि central bank यही set करती है. If the unemployment rate is above the natural rate by 2%, so हमें ये पता चल गया कि जो मेरी unemployment rate है वो natural rate से ज़्यादा है, and it is more by the natural rate by 2%, right? And the inflation rate is 6%. So we also know that the inflation rate, the current inflation rate is at 6%. ठीक है, this we are very clear with. Next, moving ahead, द नेचुरल रियल इंटरेस्ट रेट इज़ 2%. तो हमें ये पता है कि जो नेचुरल रियल इंटरेस्ट रेट है वो 2% है. दिस इज माई 2%. देन द टारगेट इन्फ्लेशन रेट इज़ 4%. सो टारगेट इन्फ्लेशन रेट जो है वो क्या है, ये 4% है. द कोफिशियंट ऑफ डेविएशन ऑफ इन्फ्लेशन फ्रॉम टारगेट इज 1.5. आई कम टू दिस. एंड द कोफिशियंट ऑफ डेविएशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट फ्रॉम नेचुरल इज 0.5. ठीक है, सो बेसिकली दिस इज गिवन एज द वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा दैट वी आर गोइंग टू use in this particular question. ठीक है, so this is our Taylor's formula right here with us, and notice how in this particular question it focuses on your unemployment gap. यहाँ पे हमें unemployment gap बताया हुआ है. ये हमें बताया है कि जो मेरा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो नेचुरल रेट से 2% ज़्यादा है, तो हमें अनएम्प्लॉयमेंट गैप बताया है, आउटपुट गैप पे फोकस नहीं किया गया. ठीक है, सो दिस इज बेसिकली अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ दिस रूल. ठीक है, समटाइम्स दिस rule where we use the unemployment rate and talk about the output rate, इसको I'll just mention here, we sometimes call it as the unemployment based Taylor rule. This is called as the unemployment based Taylor rule. ठीक है, but this is also very easy to understand, and let me explain you a connection first very quickly, so it will get very easy for you to understand. ठीक है, so if you all remember Okun's law that we had done earlier, तो Okun's law क्या state करता है कि there is a relationship between, किसके बीच में relationship बताता है Okun's law, there is a relationship between your unemployment gap and the output gap. Exactly, so Okun's law states that there is a gap, there is a relation between unemployment gap and output gap. तो ये हमें Okun's law बताता है. तो Okun's law states that when my unemployment is above my natural rate, क्या होता है, output is always below its potential. ठीक है, the output is always below its potential. तो जब भी मेरा अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होता है मेरे नेचुरल रेट से, मेरा आउटपुट हमेशा, मतलब मेरा जो एक्चुअल जीडीपी है, ऐसा कंसिडर कर लो, जो मेरा एक्चुअल जीडीपी है is always less than my potential GDP. ठीक है, this is what Okun's law states. ठीक है, and when my unemployment is below the natural rate, ठीक है, when my unemployment is below the natural rate, then my output is above the potential. ठीक है, so this is the relationship that we have to remember. ठीक है, so instead of using the output gap directly, we can also use the unemployment gap, and that will also work for us. ठीक है, this will capture the same information, so just remember this is going to capture the same information for us, and we are going to use this Okun's law to solve this particular kind of question, but you will all remember this relationship. This will be very handy for you. ठीक है, तो जब हमने टेलर्स रूल की बात की थी जिसमें हमने आउटपुट गैप को कंसिडर किया था और हमने अनएम्प्लॉयमेंट गैप की बात नहीं की थी, हमने वहाँ पे डायरेक्ट आउटपुट गैप की बात की थी, तो हमने ये देखा था कि जब आउटपुट जो है वो पोटेंशियल जीडीपी से ज़्यादा होती है, जो मेरी एक्चुअल आउटपुट, जो मेरा एक्चुअल जीडीपी है, जब वो मेरे पोटेंशियल जीडीपी या आउटपुट से ज़्यादा होता है, तो हमने देखा था कि इंटरेस्ट रेट्स go up in that situation. ठीक है, because my economy is overheating, right? So in the unemployment gap version, what is going to happen? अभी मेरे पास जो question है वो तो unemployment पे deal कर रहा है ना, तो जो unemployment gap होने वाला है उसमें क्या होने वाला है? So in the unemployment gap version, when unemployment is above the natural rate, it means that output is below the potential. So the central bank will be lowering my rate. It will be lowering rate.
I hope there is no confusion, okay? Because in this case, my central bank is going to lower the rate because my actual GDP is less than my potential GDP. Economy is not overheating at this point, okay? So please remember this open stop very carefully. And coming to the question में हमें क्या बोला है कि जो मेरा अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, दैट इज अबव माई नेचुरल रेट. तो जब अनएम्प्लॉयमेंट अबव माई नेचुरल रेट होता है, हमने क्या कंसिडर किया, कौन सा केस, ये केस कंसिडर किया. तो अभी मुझे इंटरेस्ट रेट को लो करना है, ना कि इंक्रीज करना है, बिकॉज राइट नाउ माई आउटपुट इज लेस देन माई पोटेंशियल जीडीपी. जो वैल्यूज हमें ऑलरेडी मिल गई हैं वो क्या है, मुझे पता है रियल इंटरेस्ट रेट जो है वो 2% है, करंट इन्फ्लेशन हमें पता था 6% है, टारगेट इन्फ्लेशन हमें पता है 4% है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. अल्फा की वैल्यू क्वेश्चन ने हमें बता दी है, दैट इज 1.5. और हमें अनएम्प्लॉयमेंट पता है दैट इट्स अबव द नेचुरल रेट, और इनका जो डिफरेंस है ये हमें हमें दिया हुआ है 2%. और जो हमारे पास बीटा की वैल्यू है हमारे पास 0.5. इफ यू हैव एनी डाउट, जस्ट गो अ फ्यू सेकंड्स बैक एंड यू विल रियलाइज कि ये सारे वैल्यूज कहाँ से आए हैं, ठीक है. कि जब अनएम्प्लॉयमेंट इज अबव द नेचुरल रेट, पॉलिसी रिस्पॉन्स क्या है, दैट आई हैव टू लोअर माई इंटरेस्ट रेट. ठीक है, आई हैव टू लोअर माई इंटरेस्ट रेट इन दिस सिचुएशन. ठीक है, हमें इसमें इन्फ्लेशन रिस्पॉन्स अगर करना होता, अगर ये क्वेश्चन इस बारे में होता कि इन्फ्लेशन हाई है, व्हाट इज गोइंग टू बी माई रिस्पॉन्स, तो इस केस में आई वुड हैव इंक्रीज्ड द इंटरेस्ट रेट, राइट. बट इन दिस सिचुएशन जहाँ पे मेरे पास आउटपुट गैप है, वहाँ पे व्हेन माई अनएम्प्लॉयमेंट गैप, आई एम सॉरी, इस सिचुएशन में आई एम गोइंग टू लोअर माई इंटरेस्ट रेट बिकॉज माई अनएम्प्लॉयमेंट इज मोर देन द नेचुरल रेट. ठीक है, ओके. सो टॉकिंग अबाउट व्हाट वुड बी द इन्फ्लेशन गैप इन दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में मेरे पास इन्फ्लेशन गैप क्या होने वाला है, इन्फ्लेशन गैप इज गोइंग टू बी दिस, राइट. दिस इज गोइंग टू बी माई इन्फ्लेशन गैप. तो इन्फ्लेशन गैप मेरे पास आ जाएगा 2%. मतलब मेरा इन्फ्लेशन इज 2% अबव द टारगेट. ठीक है, और इन्फ्लेशन गैप में हम कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, वी यूज द कोफिशिएंट अल्फा, राइट. तो हम क्या करेंगे, अल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे with this inflation gap. तो अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू है 1.5. सो वी आर गोइंग टू टेक दिस वैल्यू 1.5. यहाँ पे मेरे पास क्या है 2%. तो जो मेरी टोटल वैल्यू आने वाली है वो आने वाली है +3%. तो मेरा जो इन्फ्लेशन गैप का रिस्पॉन्स है दैट इज गोइंग टू बी 3%. ठीक है, अब आ जाते हैं अनएम्प्लॉयमेंट गैप पे. तो अनएम्प्लॉयमेंट गैप इज माई दिस इज माई U माइनस यू एन, दिस इज माई अनएम्प्लॉयमेंट गैप. ठीक है, और अनएम्प्लॉयमेंट गैप की वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है, दिस इज माई 2%. अनएम्प्लॉयमेंट इज 2% अबव नेचुरल रेट. और अनएम्प्लॉयमेंट गैप का जो हम रिस्पॉन्स करते हैं वो बीटा जो मेरा कोफिशिएंट है उससे करते हैं ना. तो वी मल्टीप्लाई बीटा विद दिस अनएम्प्लॉयमेंट गैप, राइट. तो बीटा की वैल्यू है मेरे पास फ्रॉम क्वेश्चन, मेरे पास बीटा की वैल्यू है 0.5. तो अगर हम उस वैल्यू को यहाँ पे पुट करें 0.5 एंड यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 2%, तो दिस इज गोइंग टू बी +1%. ठीक है, इस क्वेश्चन में हम डील कर रहे हैं विद अनएम्प्लॉयमेंट गैप एंड नॉट आउटपुट गैप. तो मेरे पास जब ऐसा सिचुएशन होता है जब मुझे अनएम्प्लॉयमेंट गैप दी हुई होगी और आउटपुट गैप नहीं होगा, और क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट गैप जो है मेरे पास वो पॉजिटिव है इस क्वेश्चन में, अनएम्प्लॉयमेंट गैप पॉजिटिव होने का मतलब है माई इकोनॉमी इज इन रिसेशन. ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टू अंडरस्टैंड दैट माई इकोनॉमी इज इन रिसेशन. सो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस वैल्यू, दिस 1% दैट वी आर गेटिंग योर, जो मेरा पॉलिसी रिस्पॉन्स है टू अनएम्प्लॉयमेंट गैप, दिस वी हैव टू सब्ट्रैक्ट. और हमें ये सब्ट्रैक्ट इसीलिए करना है बिकॉज वी वांट द इंटरेस्ट रेट टू फॉल. वी वांट द इंटरेस्ट रेट टू फॉल सो दैट वी कैन स्टिमुलेट द इकोनॉमी. ठीक है, सो यू विल सी दैट देर इज नो नेगेटिव साइन इन द एक्चुअल टेलर इक्वेशन जो हम यहाँ पे पढ़ते हैं, इसमें कोई नेगेटिव साइन नहीं है. बट वाइल वी आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट दिस 1% बिकॉज वी नो दैट आर इकोनॉमी इज इन रिसेशन. और अभी हम आउटपुट गैप से डील नहीं कर रहे, वी आर डीलिंग विद द अनएम्प्लॉयमेंट गैप. सो व्हेन वी विल पुट ऑल द वैल्यूज हियर, व्हाट आर वी गोइंग टू गेट, हमारे पास आंसर क्या आने वाला है. जब हम सारी वैल्यूज को रखेंगे तो जो मेरे पास नॉमिनल इंटरेस्ट रेट की वैल्यू आने वाली है वो आने वाली है आर की, मेरे पास वैल्यू यहाँ पे थी 2% ऑलरेडी, सो आई एम गोइंग टू राइट 2 ईयर. देन आई हैड माई करंट इन्फ्लेशन रेट एज 6%, तो हम यहाँ पे वो मेंशन कर देंगे कि मेरा करंट इन्फ्लेशन रेट क्या है. देन हमने देख लिया था पॉलिसी रिस्पॉन्स की वैल्यू टू माई इन्फ्लेशन गैप, और ये हमारे पास क्या आ रहा था, दिस वॉज 3%. ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरे पास नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी वो होगी 3. और लास्ट में हमारे पास जो अनएम्प्लॉयमेंट गैप रिस्पॉन्स है दैट इज़ 1%. तो यहाँ पे जो हम लास्ट में -1% लिखने वाले हैं ये हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. ठीक है, सो जो मेरे पास नॉमिनल इंटरेस्ट रेट की वैल्यू आने वाली है वो क्या आने वाली है, वो आने वाली है 10%. सो माई नॉमिनल इंटरेस्ट रेट जो सेंट्रल बैंक सेटअप करेगी दैट इज गोइंग टू बी माई 10%. तो सेंट्रल बैंक को क्या नॉमिनल इंटरेस्ट रेट सेटअप करना चाहिए, दिस इज वॉट इट शुड सेटअप. ठीक है, अगर हम इसका एक इंटरप्रिटेशन समझना चाहें कि हमारे पास ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरे पास 10% की वैल्यू आ रही है, इसका एक बहुत सिंपल इंटरप्रिटेशन है कि मेरा जो करंट इन्फ्लेशन रेट है वो ऑलरेडी 6% पर है, जो कि मेरा 2% अबव है फ्रॉम माई टारगेट विच इज़ माई 4%, है ना. करंट मेरा 6% है, तो मुझे पता है कि इट्स ऑलरेडी 2% हायर देन माई
टारगेट इन्फ्लेशन रेट, ठीक है। सो दिस अलोन इज इनफ टू टेल मी दैट आई हैव टू इंक्रीज माई नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, ठीक है। ये ऑलरेडी मुझे ये बता रहा है कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट तो इंक्रीज करना ही चाहिए, ठीक है, ताकि इन्फ्लेशन को अंडर कंट्रोल लाया जा सके। और जो कोफिशिएंट हमें दिया गया है 1.5 का ऑन द इन्फ्लेशन गैप, दिस ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स कि जब भी मेरे पास 1% इन्फ्लेशन एक्सीड होता है, 1% इन्फ्लेशन एक्सीड करता है द टारगेट, तो जो मेरा रेट है दैट गोज अप बाय 1.5%। तो दिस 1.5 जो मेरे पास अल्फा की वैल्यू हुई थी, वो यही सजेस्ट कर रही है कि जब भी 1% इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा देन द टारगेट, तो जो मेरा इंटरेस्ट रेट है दैट शुड इंक्रीज बाय 1.5%। नाउ ये तो था मेरा कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन अभी क्या है, बट इफ वी ऑल्सो टॉक अबाउट द अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, तो हमें अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में भी ये पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट भी जो है वो 2% ज़्यादा है देन द नेचुरल रेट, दिस ऑल्सो वी नो। तो इसका मतलब है दैट देयर इज सम स्लैक इन द इकोनॉमी, इसका मतलब है दैट देयर इज सम स्लैक इन द इकोनॉमी, मतलब लोग अभी अनएम्प्लॉयड है, आउटपुट है दैट इज बिलो माई पोटेंशियल। सो दीज आर सम थिंग्स दैट वी नो फ्रॉम ऑल दिस इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो दिस इज अ सिग्नल दैट द सेंट्रल बैंक शुड नॉट टाइटन टू अग्रेसिवली। यहाँ पे अगर हम देखें तो मुझे 2% पता है कि टारगेट से ज़्यादा है मेरा इन्फ्लेशन, तो दिस वॉज सजेस्टिंग मी कि ठीक है आई शुड अग्रेसिवली कट, आई शुड अग्रेसिवली इंक्रीज माई इंटरेस्ट रेट, ठीक है। बट वेन आई सी दैट माई अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो existing and it is also 2% above my natural rate, this tells me कि अगर मैं इंटरेस्ट रेट को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दूंगी तो मेरा जो अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है वो कभी सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो आई शुड इंक्रीज माई अनएम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट रेट। वी आर नॉट सेइंग दैट वी शुड नॉट इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट, लेकिन वी शुड नॉट डू इट टू अग्रेसिवली, ठीक है। क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा ही इंक्रीज कर देंगे इंटरेस्ट रेट को तो अनएम्प्लॉयमेंट का जो इशू है दैट विल गेट वर्सन, ठीक है। तो दैट विल वर्सन, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस टू अंडरस्टैंड। ये जो मेरे पास अनएम्प्लॉयमेंट गैप है ना, दिस बेसिकली दिस पार्शियली ऑफसेट्स द इन्फ्लेशन रिस्पॉन्स। तो इसीलिए अगर मेरे पास अनएम्प्लॉयमेंट एडजस्टमेंट नहीं करना होता तो जो अगर मैं तब नॉमिनल इंटरेस्ट रेट पता करती तो वो क्या होती ना, मेरा यहाँ पे ये 11% हो जाता। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे हम अनएम्प्लॉयमेंट गैप को नहीं कंसिडर कर रहे तो तब मेरा 11% होता। बट राइट नाउ मेरा जो इंटरेस्ट रेट है वो बस 10% है, वो 10% इसीलिए है बिकॉज आई एम टेकिंग माई अनएम्प्लॉयमेंट गैप इन टू consideration. Okay, so now I'm going to take up a concept of natural rate of unemployment. So this is also called as non-accelerating inflation rate of unemployment, or in short we write it as NAIRU, ठीक है। So this is non-accelerating inflation rate of unemployment। अब इसका मतलब ये होता है that this is the rate of unemployment, ये unemployment का वो रेट है, वो परसेंटेज है which is consistent, this is consistent with stable inflation, this is consistent जब हमारे पास स्टेबल इन्फ्लेशन होगी। सो दिस सजेस्ट्स अस कि जब मेरे पास स्टेबल इन्फ्लेशन होगी तो जो मेरा रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी कंसिस्टेंट, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज विद द इन्फ्लेशन रेट, ठीक है। दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, फर्स्ट थिंग दैट इज देयर टू अंडरस्टैंड। कभी भी नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जीरो नहीं हो सकता क्योंकि इकोनॉमी में हमेशा फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट रहती है, ठीक है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, पीपल बिटवीन जॉब्स, ठीक है। मैंने अभी एक जॉब छोड़ी एंड आई एम इन द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप अनदर जॉब, या इकोनॉमी में हमेशा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट रहती है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बताती है दैट देयर इज सम स्किल मिसमैच, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि लोगों के पास वो रिक्वायर्ड स्किल्स नहीं है जो इंडस्ट्री डिमांड कर रही है। और फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट मैंने बताया, दिस इज व्हेन पीपल आर इन बिटवीन जॉब्स, मतलब उन्होंने एक जॉब को क्विट करके अभी दूसरा जॉब नहीं एंटर किया है, ठीक है। So the natural rate in most economies is around 4 to 6%. So this would always be there. ये कभी भी जीरो नहीं होगा and this is not going to change with inflation. Natural जो मेरा rate of unemployment होता है that never changes with inflation. That is what I've written here. कि with stable inflation, this is the rate of unemployment जो consistent होता है. It is not going to change with my inflation. ठीक है। जब भी हम टेलर रूल की बात करेंगे, टेलर रूल में हम लेते आउटपुट गैप को हैं, बट जब भी हम टेलर रूल की बात करेंगे हमेशा अनएम्प्लॉयमेंट का जो गैप होगा या अनएम्प्लॉयमेंट गैप का जो टर्म होगा यहाँ पे हमेशा इट विल बी कैप्चर्ड विद अ नेगेटिव साइन राइट हियर, ठीक है। इसका मतलब ही यही है कि जब भी हाई अनएम्प्लॉयमेंट होगा, हाई अनएम्प्लॉयमेंट के होने से recommended ये होगा that we reduce the interest rate, right? But high inflation will suggest you that you should increase your interest rate. So these are two contradicting conflicting situations that we have to take into consideration जो अभी हमने अपने एग्जाम्पल में भी देखा था। And this particular situation is also called as stagflation. This is my stagflation. Stagflation means that I have high inflation with high
अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। सो आई हैव टू थिंग्स हैपनिंग साइमल्टेनियसली, हाई इन्फ्लेशन भी है, हाई अनएम्प्लॉयमेंट भी है। और टेलर रूल इसको कैसे हैंडल करता है, दैट वी नेट आउट दीज टू इफेक्ट्स। तो इन्फ्लेशन इफेक्ट इसलिए जीतता है क्योंकि इन्फ्लेशन इफेक्ट का कोफिशिएंट 1.5 था वर्सेस जो मेरा अनएम्प्लॉयमेंट गैप का कोफिशिएंट था, दैट वाज ओनली 0.5, ठीक है। सो दैट इज व्हाई इन द क्वेश्चन वी सॉ कि हमारा फाइनल रिकमेंडेड रेट फॉर द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट वाज 10%, विच इज स्टिल क्वाइट हाई, ठीक है। क्योंकि इन्फ्लेशन कंट्रोल टेक्स प्रेसिडेंस, क्योंकि हमने अभी देखा कि उसका जो कोफिशिएंट है इन्फ्लेशन के लिए, इन्फ्लेशन गैप के लिए जो कोफिशिएंट लेते हैं दैट इज 1.5, और अनएम्प्लॉयमेंट गैप के लिए इट वाज ओनली 0.5। दैट इज व्हाई माय इंटरेस्ट रेट इज स्टिल कमिंग आउट टू बी वेरी हाई, ठीक है। सो इन्फ्लेशन इज द प्राइमरी मैंडेट, एंड दिस is something that we are all going to remember, that inflation is the primary mandate in an economy, ठीक है। So I hope that this video would be of some help to you, and if it was, then let me know in the comments. Thank you.